Hello everyone. I hope you all are good. वेस्ट बंगाल स्टेट न्यूज़ में रहा है नेगेटिव रीजंस की वजह से एक टीचिंग रिक्रूटमेंट स्कैम देखने मिला है यहाँ पर। वहाँ के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर ईडी का एक्शन हम देखने मिला। इस वीडियो में मैं सीबीआई और ईडी के पावर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग को डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देख लेते हैं सीबीआई। इसे देखने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। लॉ इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दोनों ही गवर्नमेंट का पार्ट होती हैं, गवर्नमेंट का बैकअप सपोर्ट होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए। उन्हीं में से एक है प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी, जिसे हम सीबीआई अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सीबीआई इज़ वन ऑफ देम। ये इन्वेस्टिगेशन का काम मेनली देखती है। और अगर इसके हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अंडर आती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर है। और उसके ऊपर की और एक हायरार्की में जाएंगे तो ये पीएमओ ऑफिस के अंदर आता है। इसका ओरिजिन डीएसपी एक्ट 1946 के थ्रू हुआ था। डीएसपी इज़ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो इसका जो ओरिजिन है, और भी अगर ओरिजिन को मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक और अगर ट्रेस करूँ तो ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ये एक्ट लाया गया था ब्राइब और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। जो घूस खोरी होती है ना पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर में, वो उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर इस डीएसपी एक्ट की पावर को बढ़ाते हुए और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस और इसको इनैक्ट किया गया, अमेंड किया गया, और फिर इसके अंदर जो पावर्स आती हैं वो सीबीआई को मिलती है। तो सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम डीएसपी एक्ट। ओके। फिर गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आया था 1963 में। 1963 में एक गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आया जिसके थ्रू ये सीबीआई बॉडी इनैक्ट हुई। सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एज वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके। नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि ये कोई किसी स्टैच्यूट से नहीं आई है। स्टैच्यूट का मतलब मेरा यहाँ पर लॉ से है। जो भी बॉडी किसी भी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, क्योंकि वो एक लॉ के थ्रू इनैक्ट होती है। यहाँ पर डीएसपी एक्ट से सीबीआई को पावर जरूर मिलती है, लेकिन सीबीआई का जो इनैक्टमेंट है वो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से हुआ था, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि सीबीआई का जो रिकमेंडेशन था वो सांथानाम कमेटी ने दिया था। तो एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने जिसको जो हेड कर रहे थे वो सांथानाम थे। एंड सांथानाम कमेटी ने बोला कि सीबीआई को हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए और ये इसके पास पावर्स होनी चाहिए। और जो भी सीबीआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आज हम देख रहे हैं वो इस कमेटी की ही रिकमेंडेशंस थी। दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ लेट्स गो टू पावर एंड फंक्शन ऑफ सीबीआई। तो सबसे पहले इसका 3 मेन डिवीजन देखते हैं। ये है एंटी करप्शन डिवीजन। तो एंटी करप्शन डिवीजन क्या देखेगा? पब्लिक सर्वेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे रिलेटेड करप्शन के केसेस, फ्रॉड के केसेस, ब्राइबरी के केसेस, राइट। और इसी पॉइंट में मैं इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और यहाँ पर मैं बता दूं कि जब भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट करती है, मतलब यही जो एंटी करप्शन डिवीजन के अंदर जब वो एज अ एंटी करप्शन डिवीजन जब काम करती है तो वो किसके अंदर आती है? सीवीसी के अंदर आती है। अभी हमने लास्ट में देखा कि सीबीआई का जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो किसके अंडर में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। लेकिन जब वो एज अ करप्शन डिवीजन ऑफिस काम करता है तब वो सीवीसी के अंदर आता है। अब ये सीवीसी क्या है? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, जो कि पब्लिक सर्वेंट्स की डिसिप्लिन और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखता है कि जो पब्लिक सर्वेंट के मैंडेट है, मतलब उनको जो काम करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो वैसा चल रहा है कि नहीं। तो जब करप्शन के इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तब सीबीआई सीवीसी के साथ में मिलकर के काम करता है। ये रही एंटी करप्शन डिवीजन की बात और उसके एंटी करप्शन डिवीजन पावर की बात। अब सेकंड जो है डिवीजन वो है इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन। इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन क्या करता है? फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड्स, स्कैम्स जो भी होते हैं वो उस रिलेटेड काम देखता है। देन होता है स्पेशल क्राइम डिवीजन। स्पेशल क्राइम डिवीजन फॉर एग्जांपल टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस जो होते हैं उसमें कभी कभी सीबीआई की ज़रूरत पड़ती है एंड अधिकतर ही हम देखते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट। तो ये 3 इसके मेन डिवीजन्स है। अदर डिवीजन्स भी हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अगर कंसेंट दे दे और सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि यहाँ पर सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या फिर कोर्ट, तो फिर इसका यूजेज, इसका जो और अदर एरिया में फंक्शन है वो हम देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं आगे और क्या होता है सीबीआई का पावर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सुओ मोटू, तो पहले मैं उसको क्लियर कर दूँ। सुओ मोटू मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं अगेन बता रही हूँ कि सुओ मोटू पावर वो होती है कि जब आपको जो एक्शन लेने की आपकी पावर है वो आपको खुद ब खुद उस एक्शन को देख करके मिल जाए। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ गलत होते दिख रही है तो आपके पास उतनी पावर है कि आप इमीडिएटली उसमें एक्ट कर सकते हो बाय फाइलिंग अ केस। लेकिन अगर किसी के पास सुओ मोटू पावर नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि वो उस गलत को देख करके एक्शन तब तक नहीं ले सकता जब तक कंप्लेन ना की जाए, सामने से कंप्लेन ना की जाए, कोई भी उसको कंप्लेन ना करे तब तक। तो सीबीआई के पास सुओ मोटू पावर है, वो सुओ मोटू इन्वेस्टिगेशन केसेस को ले सकती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में। देखो सीबीआई का जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी सीबीआई एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अब ये यूनियन लिस्ट क्या है? अब ये यूनियन लिस्ट क्या है? तो यूनियन, देखो तीन तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आएंगे। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है। और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें दोनों एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है सीबीआई का सब कुछ, ओवरऑल जितना भी सीन है। तो ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरीज वो टेरिटरीज होती हैं, ऐसी जगह होती है, ऐसा प्लेस होता है, ऐसा रीजन होता है इंडिया का जो सिर्फ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड होता है। मतलब सिर्फ उसमें सेंटर राज कर सकती है। तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस देखते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये सब जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड है, राइट। तो सीबीआई का जो सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन वाला पावर होगा वो यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ होगा। तो फिर जो बची हुई चीज़ क्या है? स्टेट है। तो स्टेट में क्या होगा? तो स्टेट में सीबीआई का रोल सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेस्ट बंगाल में कोई स्कैम चल रहा है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन नीडेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज एंड देन सीबीआई हैज़ टू टेक द कंसेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, फॉर दैट मैटर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये रहा सेकंड पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट से जुड़ा हुआ एक थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टेट कंसेंट नहीं भी दे रहा है तो भी कौन ऐसी पावर है जो सीबीआई को ये डेजिग्नेट कर देती है कि आप वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? वो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे देखने मिले थे कि जब भी रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है और जो स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी डिफरेंट हो जाती है, मतलब एक अगर दूसरी किसी पार्टी की और दूसरी जो स्टेट में है वो दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है, तो अधिकतर क्लैशेस देखने मिलते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीबीआई को अपना कंसेंट नहीं देती, विदड्रॉ कर लेती है। ऐसा हम आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के केस में देख चुके हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये तो पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल क्लैश की वजह से जो मेजर डेवलपमेंट है या फिर जो उस इवेंट में जस्टिस मिलनी चाहिए लोगों को, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, और जो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उस केस में बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर करते हैं सीबीआई को उस स्टेट में के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वहाँ पर वो कर सकती है सीबीआई इन्वेस्टिगेट इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। सो ये रहे सीबीआई के पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स। अब देख लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन। तो सीबीआई में डायरेक्टर होते हैं, उसके सबसे मेन जो सबसे टॉप का जो हेड होगा वो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं उनकी जो आगे प्रमोशन होती है रैंक में, देन वो अलॉट किए जाते हैं एज अ डायरेक्टर सीबीआई। देन इसमें कुछ एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर्स भी देख सकते हैं हम। और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं या फिर किसी ब्लॉक या डिवीजन में, उनका भी
एज अ मेंबर वो सीबीआई में होते हैं। तो ये सारे लोग का से मिल करके बना हुआ था। कुछ टाइम तक सीबीआई का जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट था वो नॉर्मलाइज था, या फिर कुछ टाइम तक इसको कोई मिनिस्ट्री या फिर एक कलेक्टिव ग्रुप के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। लेकिन 2014 में लोकपाल के एक्ट के बाद ये कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर लाई गई। मतलब ये एक कमिटी है जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसके अदर मेंबर्स होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। ये कमेटी मिल करके ये डिसाइड करती है कि कौन बनेगा सीबीआई का डायरेक्टर। फिर उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी सीबीआई की 2014 में बनाई गई। तो यहाँ पर ये एक फैक्ट एडिशनल हुआ। देन दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सीबीआई। अब देख लेते हैं कि ये मैंने अभी तक में कॉम्पोजिशन, पावर, फंक्शन एंड इंट्रोडक्टरी जो ओरिजिन है सीबीआई का वो डिस्कस कर लिया। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया है, रखा है। वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में द सीबीआई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो येस, दिस इज़ अ फैक्ट एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आरटीआई जो एक्ट है जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज से, किसी भी रिलेटेड वर्किंग को, पॉलिसीज़ को भी, और ये इसको भी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं थ्रू आरटीआई। तो ये एक राइट है। लेकिन सीबीआई को इससे एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। दैट मीन्स कि अगर सीबीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम आरटीआई से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उससे हमको आंसर मिलेगा। सो दिस इज़ एग्जेम्प्टेड। तो आरटीआई में जो बॉडी इंक्लूडेड हैं उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है कि आरटीआई की से कौन कौन सी बॉडी एग्जेम्प्टेड है। तो इसलिए सीबीआई एग्जेम्प्टेड है। और सीबीआई नोडल एजेंसी जैसे वर्क करता है इंटरपोल का। तो ये इंटरपोल क्या है? ये एक इंटरनेशनल पुलिस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी कंट्रीज़ में ये देखता है कि जो पुलिस की वर्किंग है और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन लॉ से रिलेटेड लॉ, मतलब जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं। तो ये नेटवर्क ऑफ कंट्रीज़ है। तो इसका जो इंडिया में इंटरपोल का जो नोडल एजेंसी है, मतलब इंटरपोल का जो काम होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा इंटरपोल का इंडिया में, वो सीबीआई है। तो सीबीआई एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल। सो द आंसर विल बी both 1 and 2 for this. Okay, so this is all about CBI. Now next is ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसका भी इन्वॉल्वमेंट हमने अभी स्कैम वाले केस में, वेस्ट बंगाल के स्कैम वाले केस में देखा। तो सबसे पहले इसमें भी देख लेते हैं। ये भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लाइक सीबीआई वी हैव सीन। इसका जो ये काफ़ी पुरानी है, ये भी एजेंसी काफ़ी पुरानी है, लेकिन 1957 में इस यूनिट का जो नेम है वो बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया। इससे पहले डायरेक्टोरेट ऑफ समथिंग कुछ था। तो इसका जो रीनेमिंग है वो 1957 में हुई। देन इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में था। उसके बाद 1960 में इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। ये दोनों ही डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। ये दोनों ही डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। लेकिन अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ईडी का, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास है। ये 1960 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ईडी से रिलेटेड। अब देख लेते हैं फंक्शनिंग इसकी। तो इसकी मेजर फंक्शनिंग तीन लॉज के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो है फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, देन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए, एंड देन है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। तो ये फेमा एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से तो हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये किस चीज़ की फंक्शनिंग को देखेगा ईडी, कि कोई भी इलीगली कलेक्टेड मनी जो कि या तो फॉरेन एक्सचेंज से आई हुई हो या फिर इंडिया में ही लॉन्डियर की गई हो। क्योंकि लॉन्डियरिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप जो इलीगली गेन्ड मनी है, ब्लैक मनी को आप वाइट करने के लिए अलग अलग वेज अपना रहे हो, तो वो होता है वेरियस वेज ऑफ लॉन्डियरिंग, मनी लॉन्डियरिंग। और फेमा में क्या होता है कि अगर हमको यहाँ से इंडिया में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है इलीगली ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, तो वो फॉरेन के थ्रू करते हैं हम, या तो एक्सचेंजेस के थ्रू, वेरियस करेंसीज के थ्रू, या तो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ जो कि टैक्स हेवन होती हैं उनके लॉज को एक्सप्लॉइट करके। तो इन सब चीज़ों को की देख रेख करने के लिए कि जो भी यहाँ पर लूप होल्स हैं, कौन ऐसा कर रहा है, कितने मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ये काम होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का।
और ये जो पीएमएलए वाला केस है, इसके अंदर वो ईडी के पास ये पावर होती है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके कैश और जितनी भी चीज़ें जब रेड करते टाइम पे मिलती है उसको वो सीज कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। ये इसको पावर इसी एक्ट के थ्रू मिली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईडी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। और इन्वेस्टिगेट करते टाइम भी इसके पास बहुत सारे जो पुलिस को दी जाती हैं पावर नॉर्मली वो दी गई है। तो इससे रिलेटेड अभी एक कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है, वो केस जल्दी ही उसके बारे में डिटेल्स आएंगी। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक इंटरमीडिएट अभी जो केस चल रहा है उसके बीच में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ईडी की जो ये पावर्स हैं वो ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। सो इसको हमको ओवर एग्जेजरेटेड पावर की तरह नहीं देखना चाहिए, ये नीडेड है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। सो ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया उस पिटीशन को डिनाई करते हुए। तो अभी तक जो भी ईडी के पास जितनी भी ज़्यादा जो पावर्स हैं वो मेंटेन्ड है। सो दिस इज़ अबाउट पीएमएलए। देन अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल के बारे में बताऊं तो फ्यूजिटिव मतलब होता है भगौड़ा, मतलब कोई भी अगर इकोनॉमिक फ्रॉड करके भाग जाता है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बैंक से बहुत सारा लोन लेने के बाद उसको पे ना करते हुए और फिर वो लोग भाग जाते हैं फॉरेन कंट्रीज। सो ये वाला जो इसके लिए एक्ट अरुण जेटली गवर्नमेंट के टाइम पे आया था, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018। तो इस एक्ट ये भी एक्ट ईडी को ये पावर देता है कि इस टाइप का जब इन्वॉल्वमेंट हो तो कितने पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से वो पैसा अर्न किया गया था, गेन किया गया था। तो यहाँ पर ईडी का रोल ऑब्वियसली दिखेगा। अब इसमें एक ये पावर होती है ईडी की स्पेसिफिक कि जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है, मतलब जितना भी पैसे का जो भी इन्वॉल्वमेंट था, जितनी भी मनी एज अ फ्रॉड इस स्कैम में सामने आई है, उसका डबल या ट्रिपल वो फाइन इम्पोज कर सकती है उस इंसान पे जिसने जो मेन एलिमेंट है, जिसने ये फ्रॉड किया है, जो स्कैम का मेन वो है, फेस है। तो ये इसके पास पावर हुई। तो पीएमएलए और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से मैंने 2 पॉइंट्स और न्यू डिस्कस किए ईडी के। एंड देन ईडी के जो 3 एक्ट्स हैं मेन जिससे ईडी का पावर ड्रॉ होता है और अलग अलग टाइप की केसेस देखने मिलते हैं, वो है फेमा एक्ट, पीएमएलए और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। सो दिस इज अबाउट फंक्शन ऑफ ईडी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to enforcement directorate, consider the following statement. It is mandated with the task of enforcing provision of FEMA and PMLA. तो ये हमने अभी देखा, ये है करेक्ट है। अब लिखा है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं, ईडी भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये इसको भी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू लाया गया था। और थर्ड है कि लाइक सीबीआई इन ईडी कैन ऑल्सो रजिस्टर अ केस ऑन इट्स ओन। तो यही जो लाइन लिखी है, इसी लाइन का मतलब होता है सुओ मोटू। तो सीबीआई में तो हमने देखा कि उसके पास सुओ मोटू पावर है, पर ईडी के पास सुओ मोटू पावर नहीं है। दैट मीन्स कि ईडी को अगर कोई एक्शन लेना है तो उसके पास पहले कंप्लेन आनी चाहिए। और ये केस रजिस्टर कौन करता है? ये सीबीआई करती है। तो जब सीबीआई कोई केस रजिस्टर करती है इकोनॉमिक स्कैम को देख करके, तब जाकर के ईडी उसमें एक्शन में आता है। सो इस हिसाब से हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सो आंसर वुड बी वन ओनली। अब मैंने डिस्कस किया ईडी और सीबीआई। अभी एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं कि सीबीआई के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है। तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और ईडी में जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो हैं संजय कुमार मिश्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईडी एंड सीबीआई। थैंक you. If you like the video, if you like the content, and if you like the way I am explaining things to you, then please like, share and subscribe the video and channel. Thank you.